स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत पार्ट 2 में एक ऐतिहासिक विकास की अवधारणा पर बल दिया कि भारत के संविधान के विकास की वे कौन कौन सी अवधारणाएं थी जिसमें भारतीय सभ्यता की प्रत्येक स्थितियों को हमने उसमें शामिल करने का प्रयास किया। और यदि आप नहीं देख पाए हैं तो भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देख लें। आज पार्ट 3 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत के विकास में भारत के संविधान विकास के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बल किस बात पर दिया गया। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इस ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत अनेक अवधारणाएं शामिल हैं। ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर ब्रिटिश शासन काल तक के अंतर्गत शासन प्रणाली का कहीं न कहीं प्रभाव दिखाई देता है, परंतु भारतीय संविधान और उसके प्रशासन के कार्य और प्रक्रिया पर सर्वाधिक प्रभाव, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश शासनकालीन शासन प्रणाली का दिखाई देता है। तो इस ऐतिहासिक विकास में ब्रिटिश कालीन शासन का प्रभाव और उसका अध्ययन करेंगे हम। ब्रिटिश शासन प्रणाली का प्रभाव, ब्रिटिश शासन प्रणाली का प्रभाव। तो ब्रिटिश शासनकालीन प्रभाव के अंतर्गत वीडियो के पार्ट 2 के अंतर्गत हमने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के द्वारा भारत में उसके प्रभाव का हमने व्याख्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में शासन प्रणाली का हमने अध्ययन किया, जिसमें पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से दूसरा था 1700 बंगाल अधिनियम, तीसरा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चौथा आपको हमने किया था 1793 के चार्टर एक्ट। और यहां से अगर आप देखें तो आफ्टर एवरी 20 इयर्स, प्रत्येक 20 वर्ष बाद नए नए चार्टर एक्ट आते रहेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट, नेक्स्ट 1803 का चार्टर एक्ट, नेक्स्ट 1833 का चार्टर एक्ट, और नेक्स्ट 1853 का चार्टर एक्ट। और हमने आपको बताया था कि इसके पश्चात 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और इस स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता छीनकर अब ये सत्ता 1858 में ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ये सत्ता ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया, और ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत भारत में वास्तविक संवैधानिक और कुछ हद तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विकास दिखाई देता है।
तो आज के टॉपिक में हम पार्ट 3 के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण टारकों का हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम आपको ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, सभी प्रकार के सिविल सेवाओं में, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा के अंतर्गत यदि आप अनसॉल्व पेपर से देखें तो निश्चित रूप से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का शासन है या शासन प्रणाली का विकास है, उससे निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न इसी से आ जाते हैं। अगर आज आप ध्यान से इसका अध्ययन करें तो एक दो प्रश्न आपको इतने से ही क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक हमारे लिए सबसे बड़ा और अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, ये मेंस के अकॉर्डिंग अगर जो बच्चे आईएएस पीसीएस की परीक्षा के मेंस के लिए दे रहे हैं तो पहला प्रश्न वो याद कर ले कि जो सर्वाधिक बार पूछा गया है कि वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली पर ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है, इसको समझाइए। तो ये प्रक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। ब्रिटिश कालीन भारत के शासन के अंतर्गत पहला जो संवैधानिक विकास है उसे हम कह सकते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम या इंडिया काउंसिल एक्ट, या इसको हम कहेंगे इंडिया काउंसिल एक्ट। इस इंडिया काउंसिल एक्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया गया जो आज वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भी हमें दिखाई देते हैं। दूसरा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तीसरा हम अध्ययन करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। चौथा हम अध्ययन करेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। और पांचवा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको सभी विद्यार्थियों को किसी भी स्तर की परीक्षा में अवश्य पढ़ के जाना चाहिए, 1935 का भारत परिषद अधिनियम। यहाँ से बहुत आसानी से कई सारे प्रश्न, जैसे वर्तमान भारत की संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा सर्वप्रथम लक्षण कहाँ दिखाई देता है, 1935 में दिखाई देता है। भारत के संविधान में वर्तमान में जो दो संघीय शासन प्रणाली की प्रक्रिया है वह 1935 के संविधान से दिखाई देता है। तो कई सारे बजट पर प्रश्न पूछने के पश्चात मतदान करने का भी अधिकार सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, 1935 की शासन प्रणाली पर दिखाई देता है। तो कई सारी सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है इसका हम अध्ययन करेंगे और विद्वानों ने भी ऐसा माना है कि लगभग 70% नियर अबाउट 70% टू अबव 70% से अधिक प्रावधान वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली का 1935 की ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन प्रणाली से या व्यवस्था से हमने ग्रहण कर लिया। इसलिए ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। तो मैं एक एक को लेता रहूंगा, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ जिससे इसको समझाने में मुझे कुछ जगह और स्पेस भी चाहिए। तो कृपया मैं यहाँ परीक्षा के उन बिंदुओं पर फोकस करूंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे जो वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली है वह 26 जनवरी 1950 के संविधान पर आधारित है। तो जो वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था है वह 26 जनवरी 1950 के संविधान पर आधारित है। और 1950 के संविधान में हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पहले अध्ययन करना होगा। तो मैं संक्षेप में उसका एक समरी आपको दे दूं कि 1950 के संविधान में अगर आप देखें तो वर्तमान भारत की जो शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक प्रतिनिधि शासन प्रणाली पर आधारित है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर आधारित है। और इसका कई बार ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा ब्रिटिश शासन काल में कहां से प्रारंभ होता है, तो आप उत्तर में दे सकते हैं कि इंडिया काउंसिल एक्ट भारत परिषद नियम 1861 से। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रतिनिधि शासन प्रणाली है
ये प्रतिनिधि शासन व्यवस्था है, ये वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण है। अंतर क्या है कि वर्तमान 1950 के संविधान में ये प्रतिनिधि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहे हैं, परंतु 1861 के ब्रिटिशकालीन शासन के अंतर्गत अभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। परंतु प्रतिनिधियों के द्वारा व्यवस्था को लाने से कहीं न कहीं लोकतंत्र का या लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास या लक्षण हमें दिखाई देने लगता है। प्रतिनिधि शासन प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में ये प्रतिनिधि जो है दो प्रकार के हैं। एक प्रतिनिधि जो है केंद्र सरकार के लिए और दूसरे जो प्रतिनिधि है हर एक राज्य की सरकारों के लिए। केंद्र और राज्य की सरकार इसलिए कि जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि भारतीय संविधान में जिस फेडरल सिस्टम को स्वीकार किया गया है, जिस संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, उसमें लिखित रूप से सभी विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित कर दिया गया। तो इसीलिए राज्य की व्यवस्था का संचालन राज्य की सरकार के द्वारा और केंद्र की व्यवस्था का संचालन केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा, केंद्र के जो प्रतिनिधि के रूप में आते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, जो दो प्रकार से आते हैं। पहला जो प्रतिनिधि आता है वह लोकसभा का सदस्य कहलाता है, दूसरा जो प्रतिनिधि आता है वह राज्यसभा का सदस्य कहलाता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि है, परंतु अंतर क्या है कि लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं ये जनता के ही द्वारा आते हैं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। मित्रों, एक प्रश्न आप बहुत महत्वपूर्ण याद कर लीजिए, ये प्राय बच्चे इसको गलत कर देते हैं। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है या कौन भाग लेता है, हु आर पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो मित्रों याद करिए कि राज्यसभा के सदस्यों में ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेट। अपने राज्य के राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि ये निर्वाचन की कोई व्यवस्था अभी ब्रिटिशकालीन शासन प्रणाली में 1861 से प्रारंभ नहीं हुई थी। उसी तरह राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि हैं जो हमें एमएलए के नाम से जाने जाते हैं और प्लस एमएलसी के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों सदस्यों का एक नाम अगर हम कहें तो विधायक के नाम से, तो ये दो यहाँ पर भी है। तो केंद्र की सरकार का जो गठन हुआ है वो केंद्र की सरकार का जो गठन हुआ है वह लोकसभा के बहुमत के आधार पर हुआ है। आप कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार के गठन का आधार क्या है, लोकसभा का बहुमत। केंद्र की सरकार का आधार क्या है, तो जिस राजनीतिक दल को लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन इन हाउस ऑफ पीपल, तो लीडर ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इज इनवाइटेड बाय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और इसीलिए लोकसभा को और भी अन्य नामों से जानते हैं, उसका उल्लेख हम आगे पार्लियामेंट और संसद में यानी संघ की विधायिका के अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज सीखना होगा कि भारत में जो वर्तमान 26/350 के संविधान में प्रतिनिधि शासन प्रणाली है, इस प्रणाली का सबसे पहला विकास आप कह सकते हैं कि 1861 के अधिनियम में आया है। और यह प्रश्न मित्रों आ चुका है, इसको याद कर लीजिए कि ब्रिटिशकालीन भारत में सबसे पहली बार प्रतिनिधि शासन प्रणाली का विकास कब हुआ। सीधा उत्तर है 1861 के अधिनियम के द्वारा। आज शासन की प्रक्रिया के संचालन के लिए जिस संविधान की अवधारणा को लागू किया गया है, उस संविधान की अवधारणा के अंतर्गत समय के सापेक्ष जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मांग आती हैं, उसके सापेक्ष हम संशोधन और परिवर्तन करते हैं, नए नए कानूनों का भी निर्माण करते हैं। लेकिन ये कानूनों का निर्माण हम कहां से करते हैं? अगर संघ सूची के विषय है तो संघ की विधायिका अर्थात संसद से करते हैं, और यदि राज्य सूची के विषय है तो राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल से करते हैं। परंतु विधायिका के जो जनरली 3 सेशन ऑफ द लेजिस्लेशन, विधायिका के सामान्यतः 3 सत्र भारत में होते हैं। यद्यपि
इनकी आवश्यकता के अनुसार और भी सत्र होते हैं, तो जनरली 3 सेशन ऑफ द लेजिस्लेशन। परंतु जब एक सत्र की समाप्ति हो और दूसरे सत्र की ओपनिंग हो, यानी ऐसे समय जब विधायिका का सत्र नहीं चल रहा होता है और उसी समय हमें किसी कानून की आवश्यकता होती है, तो आज कैसे कानून का निर्माण होगा, कैसे कानूनों में संशोधन होगा। तो ऐसी स्थिति में आप एक चीज याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करके इस कानून का निर्माण कर लेता है और इस कानून का प्रभाव उसी तरीके से होता है जो संसद के कानून का होता है। कोई भी प्रभाव में अंतर नहीं होता है। अंतर होता है इसके ड्यूरेशन को लेकर होता है, क्योंकि ऐसे अध्यादेश के द्वारा वर्तमान में बनाए गए कानून की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह, और इस 6 माह 6 सप्ताह के अंदर संसद जब भी सत्र प्रारंभ करे उस कानून को पारित करना आवश्यक होता है। तो मित्रों, उस समय तो इस तरह की प्रक्रिया का विकास नहीं था, परंतु वायसराय को यह अधिकार दिया गया था कि वह आवश्यकता के अनुसार अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन अध्यादेश, ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1861 के प्राप्त। तो देखिए, प्रतिनिधि शासन प्रणाली आज के संविधान में है, अध्यादेश आज भी राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत यदि राज्य सरकार के लिए कोई ऐसे अध्यादेश की आवश्यकता है तो राज्य सरकार का जो सुपर एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के हाथ में है, यानी आर्टिकल 213 के द्वारा गवर्नर या राज्यपाल जारी करता है। तीसरा है कि कार्य की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट या विभागों का गठन किया गया। तो आप कह सकते हैं कि विभागीय शासन की व्यवस्था का गठन किया गया। डिपार्टमेंट सिस्टम के गठन का कारण क्या था कि जिस विभाग के द्वारा जो विभाग का कार्य का संचालन करेगा वह विभाग का अधिकारी, वह विभाग का मंत्री उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। तो विभागीय शासन प्रणाली के गठन के से एक और व्यवस्था का उत्पन्न हुआ, उत्तरदायी शासन प्रणाली। और आज आप देख सकते हैं क्या भारत के वर्तमान संविधान में प्रतिनिधि शासन प्रणाली भी है, अध्यादेश भी है, विभागीय शासन व्यवस्था और उत्तरदायी शासन व्यवस्था। जैसे आज किसी भी राज्य में जिस पैमाने पर कोरोना महामारी जिस स्तर पर फैल रही है और उसका क्या समाधान, क्या उपाय, क्या व्यवस्था सरकारों के द्वारा की जा रही है, या पूरे देश की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या की जा रही है, उसके लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है, राज्य की है राज्य सरकार। लेकिन अगर केंद्र सरकार में भी प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या आप गृह मंत्री का कहेंगे कि सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री का कहेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या स्वास्थ्य विभाग की है और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। तो विभागीय शासन प्रणाली के गठन से शासन में उत्तरदायित्वता का विकास हुआ, परंतु इसका अर्थ ये आप बिल्कुल न समझिएगा कि व्यवस्था पूरी तरह डेमोक्रेटिक हो गई, परंतु डेमोक्रेटिक लक्षण यहाँ दिखाई देने लगे। यही लक्षण आगे चलकर 1935 में काफी हद तक व्यापक रूप धारण कर लिया। अब इसके अलावा भी कई सारे प्रावधान हैं जिसका बृहद उल्लेख आप अपने पुस्तकों से भी करेंगे, और यदि कोई ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आप मैसेज के द्वारा आप भेज सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा 1892 मित्रों, एक प्रश्न और कई बार पूछा गया, जैसे आज सरकार अपने खर्च के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, और ये वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार के द्वारा भी लाई जाती है और राज्य सरकारों के द्वारा। केंद्र सरकार इसे अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रेजेंटेशन करती है, जिसमें एक साल तक के सभी प्रकार के होने वाले आय और सभी प्रकार से सभी विभागों के लिए या सभी कार्यों के लिए होने वाले खर्च का उसमें विवरण दिया जाता है, लेखा जोखा दिया जाता है। तो आय और व्यय का लेखा जोखा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं बजट। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम ही बजट है, लेकिन पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1892 में। आज संसद के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रश्न पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार
कि किए गए कार्य की जानकारी जनता तक पहुंचाना। तो यह सदस्यों के द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर लीजिए कि अगर ये प्रश्न आ चुका है, आप देख सकते हैं सिविल परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी आया है कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार सबसे पहले कब आया? तो आप कह सकते हैं कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1892 में। परंतु एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बजट पर किसी भी प्रकार से मतदान करने का कोई अधिकार नहीं था। बजट पर पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम से आया, परंतु बजट पर किसी प्रकार से मत देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, इसी प्रश्न को अगर दूसरे एंगल से हम देखें कि पूछे गए प्रश्न को, बजट पर जो प्रश्न एक बार पूछा जाता है, पूछे गए प्रश्न को अगर दोबारा आप पूछना चाहते हैं या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, दैट इज द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, या अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बजट पर सप्लीमेंट्री या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार सबसे पहले हमें कब प्राप्त हुआ? 1909 के भारत परिषद अधिनियम से प्राप्त हुआ। 1909 के अधिनियम का कुछ और नाम है, जैसे परीक्षा में आ जाता है, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चूंकि वायसराय और भारत सचिव इन दोनों के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सुधार बिल लाया गया था और इसीलिए इस बिल का नाम मार्ले मिंटो अधिनियम एक्ट के नाम। लेकिन मित्रों, 1809 के अधिनियम का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद कर लीजिए कि भारत में पहली बार कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और इस सांप्रदायिक प्रक्रिया के प्रारंभ के अंतर्गत मुस्लिम वर्ग को शामिल किया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधियों को जानबूझकर उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि देने का प्रयास किया गया। और आप जानते ही हैं कि भारतीय शासन में यह किस कारण से दिया गया था? फूट डालो राज करो, यानी इसका एकमात्र उद्देश्य था फूट डालो और राज करो। तो यहां पर एक प्रश्न और याद हो गया आपको, यहां पर विधायिका का लेजिस्लेशन का और विस्तार किया गया। विधायिका के विस्तार का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को इसकी सहभागिता में वृद्धि किया जाए। तो याद करिए, पहली बार भारत में 1919 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत जिस द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, उस द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत आरक्षित विषय और प्रदत्त विषय के अंतर्गत यह द्वैधता किया गया। यह द्वैध शासन प्रणाली सर्वप्रथम 1919 में प्रांतों में लागू किया गया और द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत पूरी तरह भेदभाव पूर्ण, पक्षपात पूर्ण शासन प्रणाली लागू की गई, जिसे अंग्रेजों का मनमाना शासन भी कहा जाता है। ब्रिटिश कार्यकारिणी के सदस्य अपने किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं थे, परंतु भारतीय प्रतिनिधि अपने प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि भारतीय प्रतिनिधियों को छोटे से छोटा या कम महत्वपूर्ण विभाग भी दिए गए थे। तो एक प्रश्न यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद करिए कि भारत में सर्वप्रथम डायरेक्टरी सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई, कब इंप्लीमेंट की गई? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। लेकिन कहां की गई थी? प्रांतों में। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1935 में, यानी भारत परिषद अधिनियम 1935 में द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दी गई। और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है और ये पीसीएस में प्रश्न आ चुका है क्या कि प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई, प्रांतों को स्वायत्तता कब दी गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में दी गई। और तो याद रखिए कि इस प्रकार 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक संघीय शासन प्रणाली के ढांचे को भी स्वीकार किया गया। आज भारत की संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान जो रखा गया है, यह संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को आज भी भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत 3 सूचियों में केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया। तो यहाँ आप देखेंगे कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय और कार्य हैं कि जो लगभग एज इट इज स्वीकार कर लिया गया।
तो इस तरह से भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है वह 1935 और ये ब्रिटिश कालीन भारत का सबसे अंतिम अधिनियम था। और विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि लगभग 70% से भी अधिक प्रावधान, लगभग अधिकांश या मैक्सिमम प्रावधान, डी बसु, दुर्गादास बसु ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि लगभग 70% से अधिक प्रावधान ब्रिटिश कालीन भारत के 26 जनवरी 1950 के संविधान में दिखाई देता है। अतः आप कह सकते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ब्रिटिश कालीन भारत के लास्ट इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 का है। और यहां तक कि जो वर्तमान भारत में नागरिकता के प्रावधान को परिभाषित किया गया, उस नागरिकता के प्रावधान के अंतर्गत हमने ब्रिटिश कालीन भारत परिषद अधिनियम 1935 के आधार पर ही उसका निर्धारण किया। तो आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त दुसदनीय व्यवस्था का हमने गठन किया, एक उत्तरदायी शासन प्रणाली की ओर हम विकास की ओर बढ़े। तो इस प्रकार 1935 का शासन प्रणाली जो वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली के अधिकांश प्रावधान को शामिल करता है, यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इस संवैधानिक विकास की प्रक्रिया भाग 3 के अंतर्गत आपने देखा कि भारत के संविधान का निर्माण किसी एक क्रांति का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेक घटनाओं का क्रमागत विकास है। और सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत परिषद अधिनियम का है, और ये भारतीय संविधान के अधिकांश स्रोतों को प्रभावित करता है। परंतु ब्रिटिश कालीन भारत जो पुलिस राज की अवधारणा पर आधारित था, आज एक लोक कल्याणकारी, एक जन कल्याणकारी, एक उत्तरदायी, एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा स्थापित की गई है। अर्थात इसके उद्देश्यों को उस संदर्भ से बदलकर कल्याणकारी स्वरूप देने का प्रयास किया गया। मित्रों, इसका मेरा अगला वीडियो जो आ रहा है वह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, पूरे भारत के संविधान का एज ए शॉर्ट ग्लांस कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा संविधान की सभी शासन प्रणाली और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। और जो नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा उसमें आप इसका पूरा अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच। और इस बात के साथ कि आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके इसको अगर एक बार थंब लगाकर लाइक भी करिए, जिससे हम लोगों का उत्साह भी, करेजियस पावर भी बढ़ता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।